महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी कोई हलचल होती है तो चर्चा का केंद्र अक्सर ठाकरे परिवार ही बनता है। शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बुधवार 10 सितंबर को उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से उनके घर शिवतीर्थ मिलने पहुंचे। इस मुलाकात ने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल बढ़ाई बल्कि आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर अटकलों को भी हवा दे दी है। दर्शकों, बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ उनके विश्वास पात्र संजय राउत और अनिल परब भी मौजूद थे। सूत्रों के माने तो दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत चली और तय हुआ कि दशहरे की रैली के दौरान तस्वीर साफ होगी कि क्या दोनों भाई मिलकर बीएमसी चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर अलग अलग राह चुनेंगे। बता दें कि बालासाहेब ठाकरे के दौरे से ही शिवसेना की पहचान दशहरे रैली से जुड़ी हुई है। हर साल दादर के शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे विशाल जनसभा को संबोधित करते थे। अब जब शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है तो एकनाथ शिंदे की टीम आजाद मैदान में और उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में अपनी ताकत दिखाते हैं। ऐसे में इस साल की रैली पर सबकी निगाहें इसलिए भी होंगी क्योंकि यहाँ से ठाकरे ब्रदर्स के रिश्ते और गठबंधन को लेकर बड़ा संकेत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में यह दूसरी बार है जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आमने सामने बैठे। इससे पहले गणेशोत्सव के मौके पर उद्धव राज के घर पहुंचे थे, तो वही इससे पहले जुलाई 2025 को दोनों नेताओं ने सालों बाद एक साथ मंच साझा किया था। उसी वक्त से यह कयास लगाए जाने लगे थे कि शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में नजदीकियां बढ़ रही है। इतना ही नहीं, जुलाई के अंत में राज ठाकरे उद्धव के घर भी गए थे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी। ऐसे में यह मुलाकातें बताती है कि रिश्तों की बर्फ पिघल रही है, मगर राजनीतिक गठबंधन को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। उन्होंने साफ शब्दों में पूछा कि क्या राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने की तैयारी है। यानी यह मुद्दा ठाकरे परिवार तक सीमित नहीं रहा बल्कि महाराष्ट्र की पूरी विपक्षी राजनीति के लिए अहम हो चुका है। तो वही दर्शकों, हाल ही में दोनों भाई गठबंधन पर विचार करने से पहले हार का सामना कर चुके हैं। पिछले महीने बेस्ट कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे की पार्टियां ने साथ मिलकर 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सभी सीटों पर हार मिली। ऐसे में इस नतीजे ने दोनों दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या केवल ठाकरे नाम भर से वोट मिल जाएंगे या फिर जनता अब नए समीकरण चाहती है। तो वही दर्शकों, महाराष्ट्र में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और इनमें सबसे अहम है बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव। बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निकाय चुनाव है और लंबे समय तक शिवसेना की पकड़ यहाँ मजबूत रही है। उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी की कुर्सी प्रतिष्ठा का सवाल है। वे किसी भी कीमत पर इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते। वही राज ठाकरे की पार्टी के लिए यह मौका खुद को दोबारा स्थापित करने के लिए अगर दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है बल्कि मुंबई की राजनीति में ठाकरे परिवार का दबदबा फिर से साबित हो सकता है। मगर दर्शकों, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो विपक्षी वोटों के बंटने से फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि दशहरे की रैली में ठाकरे ब्रदर्स क्या संकेत देंगे। क्या दशकों की दूरियां खत्म होंगी और शिवसेना मन से एक मंच पर आएंगे या फिर ये मुलाकातें सिर्फ औपचारिकता साबित होंगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ठाकरे भाइयों के बीच गठबंधन आसान नहीं होगा क्योंकि दोनों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा गहरी है। लेकिन अगर यह संभव हो गया तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स की हर मुलाकात सिर्फ पारिवारिक मेल मिलाप नहीं बल्कि सियासी संदेश भी देती है। 2 हफ्तों में 2 मुलाकातें और दशहरे से ठीक पहले बातचीत होना इस बात का इशारा है कि कोई न कोई बड़ा फैसला पक्का पक रहा है। अब सबकी नजर 24 अक्टूबर की दशहरा रैली पर टिकी है, जहां से आने वाले महीनों की राजनीति की दिशा तय हो सकती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की और बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। एशिया कप का सुपरहिट मुकाबला रविवार 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाना है। मैदान पर बेशक यह क्रिकेट का रोमांच होगा, लेकिन देश के भीतर इस मैच से पहले राजनीति का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है।
खासकर महाराष्ट्र में बयानबाजी का सिलसिला इतना तेज हो गया है कि क्रिकेट से ज़्यादा चर्चा अब नेताओं की जुबानी जंग पर हो रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि शनिवार को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नितेश राणे ने उद्धव और आदित्य पर ताबड़तोड़ बयान दिए। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा है कि जब आदित्य ठाकरे मंत्री थे और पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तब भी कोलीवाड़ा की तस्वीर नहीं बदली। अब हालात ये है कि दोनों पिता पुत्र राजनीतिक वेंटिलेटर पर पड़े हैं। 2029 आते आते हम जनता को दिखा देंगे कि उनकी औकात क्या है। दर्शकों, राणे यही नहीं रुके, उन्होंने आदित्य ठाकरे पर और भी कड़े शब्दों में हमला बोला। उनका कहना था कि आदित्य ठाकरे खुद इस मैच को देखने जाएंगे, लेकिन बुर्का पहनकर। वे अपनी आवाज़ छिपाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और संजय राउत वो मरीन ड्राइव पर टिकट ब्लैक करते हुए पकड़ में आएंगे। दर्शकों, यह बयान आते ही माहौल और गर्मा गया। विपक्ष ने इसे नफरत फैलाने वाला बताया, जबकि बीजेपी खेमे में इसे करारा पलटवार माना जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में बोलते हुए नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उन्हें उद्धव खान कहकर संबोधित किया और कहा, मैं उद्धव खान से पूछना चाहता हूँ कि जब विजय जुलूसों में पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे, जब हरे गुलाब बांटे जा रहे थे, तब क्या पाकिस्तान को गुस्सा नहीं आया? उस समय सर तन से जुदा जैसे नारे तक गूंज रहे थे। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार 5 साल तक चली जाती तो अगला मुख्यमंत्री मुसलमान होता, इसमें कोई शक नहीं। राणे ने ठाकरे परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को मेयर की कुर्सी दी जाए तो अगला मेयर अब्दुल या शेख ही बनेगा। जब हिंदू समुदाय के साथ अन्याय हो रहा था, तब उद्धव ठाकरे को लंदन से लौटने की याद क्यों नहीं आई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के अड्डे उखाड़ फेंके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने पिता का नाम तक लेने के लायक नहीं रह गए हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं तो दुश्मन देश के साथ क्रिकेट मुकाबले कैसे हो सकते हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करना शुरू किया और अब नितेश राणे के बयान ने इसे और भी तूल दे दिया है। अब हालात ये है कि रविवार के मैच से पहले महाराष्ट्र की सियासत में रनों से ज़्यादा बयानबाजी गिनाई जा रही है। बीजेपी लगातार ठाकरे परिवार पर हमला बोल रही है और उन्हें पाकिस्तान समर्थक ठहराने की कोशिश कर रही है। वहीं उद्धव गुट इसे बीजेपी की ऊंची राजनीति बता रहा है। क्रिकेट के मैदान पर भले ही बैट और बॉल का खेल होना है, लेकिन राजनीतिक पिच पर तंज, आरोप और कटाक्ष का खेल पहले से ही शुरू हो चुका है। नितेश राणे के बयानों से यह साफ है कि रविवार का मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि राजनीति के लिए भी एक बड़ा इवेंट बन चुका है। ऐसे में जनता की नज़र अब 2 जगह है। एक तरफ दुबई का मैदान जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति जहां बयानबाजी की बॉल की स्पीड से भी तेज है। ऐसे में दर्शकों, यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे जनता ज़्यादा गंभीर लेती है, खिलाड़ियों की पारी को या नेताओं की जुबानी जंग को। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। भारत की सियासत में अक्सर क्रिकेट, भावनाएं और राजनीति का संगम देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त हो रहा है। एक तरफ एशिया कप में भारत पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा। इन दोनों मुद्दों पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के कद्दावर नेता और सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर करारा वार किया है। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय राउत के तेवर हमेशा से तल्ख रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने शब्दों के तीर और भी गहरे चलाए। उन्होंने मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर कहा, हम इस दौरे को गंभीरता से नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे जरूर है, लेकिन लोगों का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं है। खुद मणिपुर में ही उनके दौरे का विरोध हो रहा है। बता दें कि राउत का दावा है कि पीएम की मौजूदगी का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। उनके मुताबिक जब मणिपुर में महिलाएं अपमानित की जा रही थी, नग्न जुलूस में घुमाई जा रही थी, तब प्रधानमंत्री ने मुंह तक नहीं खोला। अब जब देश का ध्यान दूसरी ओर मोड़ना है, तब अचानक दौरे का नाटक रचा जा रहा है। यह पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनकी बात साफ थी, यह दौरा हकीकत में समाधान की कोशिश नहीं बल्कि ध्यान भटकाने की रणनीति है। दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को सीधे सीधे भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से जोड़ दिया।
उनके मुताबिक जब पूरा देश इस मैच को लेकर चर्चा कर रहा है तभी यह दौरा करवाया जा रहा है, ताकि जनता का फोकस मुद्दों से हट जाए और लोग दूसरे मसलों में उलझ जाए। राउत ने इशारों में यह भी कहा है कि असली मुद्दों से बचने और अराजकता को ढकने के लिए क्रिकेट जैसे इवेंट को जश्न की तरह पेश किया जा रहा है। दर्शकों, बता दें कि क्रिकेट मैच पर बोलते हुए उन्होंने याद दिलाया कि उद्धव ठाकरे खुद इस पर खुलकर बोलेंगे। राउत ने दावा किया कि जहां शिवसेना होगी वहां मेरा सिंदूर मेरा देश का नारा गूंजेगा। मोदी को याद दिलाया जाएगा पहलगाम का सच। ऐसे में यह संजय राउत का इशारा साफ था। क्रिकेट के बहाने देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाएंगे और सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि आतंकी हमलों की यादें क्यों भुला दी जाती है। संजय राउत का सबसे विवादित बयान क्रिकेट प्रेमियों पर था। उन्होंने कहा, देश में सच्चे देशभक्त क्रिकेट नहीं देखेंगे, चाहे टिकट बिके, भीड़ जुटे, लेकिन असली देशभक्त इस मैच से दूरी बनाएंगे। अगर भारत में किसी के चेहरे टीवी पर मैच देखते हुए दिख गए तो लोग जूते मारेंगे। दर्शकों, यह बयान स्वाभाविक ही है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भारी चर्चा का विषय बन गया। विपक्ष के नेता इसे केंद्र पर हमला मान रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश बता रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि संजय राउत के इस बयान के कई मायने हैं। एक तरफ वे मणिपुर की घटनाओं पर केंद्र को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भावनाओं से जुड़े भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को देशभक्ति के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा असर जनता की सोच पर पड़ सकता है, क्योंकि क्रिकेट भारत में सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बात है। ऐसे में जब कोई नेता इसे देशभक्ति से जोड़ता है तो बहस और गहरी हो जाती है। ऐसे में दर्शकों, यह सवाल यही है, क्या मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे को दबाने के लिए क्रिकेट को इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर विपक्ष वाकई सरकार के पोल खोलने के लिए इसे मुद्दा बना रहा है। राउत का दावा है कि लोगों का ध्यान असल समस्याओं से भटकाने के लिए सरकार ये तमाम गतिविधियां कर रही है। वही भाजपा समर्थकों का कहना है कि विपक्ष केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। तो दर्शकों, चाहे संजय राउत का बयान हो या मोदी का दौरा, असली सवाल अभी भी वही है, मणिपुर की त्रासदी का समाधान कब और कैसे होगा? क्या क्रिकेट चुनावी राजनीति और बयानबाजी के शोर में उस पीड़ा की आवाज़ दब जाएगी? राजनीति और क्रिकेट का यह मिला जुला नज़ारा फिलहाल देश भर की चर्चा का केंद्र बन गया है। एक तरफ टीवी पर भारत पाकिस्तान मैच की हलचल है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में राउत के बयानों की गूंज। ऐसे में सच यही है कि चाहे विपक्ष इसे हमला कहे या सत्ता पक्ष इसे नौटंकी बताए, जनता अब दोनों से यही सवाल पूछ रही है कि असली मुद्दों पर ईमानदारी से कब बात होगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज चर्चा उस मैच की जो मैदान से ज्यादा राजनीति में खेला जा रहा है। 14 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का महामुकाबला होना है, लेकिन ये क्रिकेट से कहीं आगे जाकर सियासत और भावनाओं का सवाल बन गया है। शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना ने अपने ताज़ा संपादकीय में साफ साफ लिख दिया है, ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा है। इतना ही नहीं, सामना ने इस मैच को राष्ट्रद्रोह जैसी कड़ी भाषा में भी घेर लिया। दर्शकों, आपको बता दें कि संपादकीय का सबसे बड़ा तर्क है पहलगाम आतंकी हमला। 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। सवाल ये उठता है, जिनके घर आज भी मातम में डूबे हैं, क्या उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना सही है? क्या महज अंतर्राष्ट्रीय दबाव या करोड़ों के कारोबार के नाम पर जनता की भावनाओं को किनारे किया जा सकता है? सामना ने सीधा निशाना केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है। लिखा गया है कि आज की सत्ता सुविधाजनक हिंदुत्व और सुविधाजनक राष्ट्रवाद चला रही है। मतलब चुनाव आते हैं तो कठोर राष्ट्रवाद की बातें होती है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणाएं होती है, लेकिन जब बात खेल या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आती है तो वही सरकार लचीला रवैया दिखाने लगती है। ऐसे में दर्शकों, एक और बड़ा आरोप ये है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि बड़ा बिजनेस बन चुका है। टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप, विज्ञापन और इन सब का फ़ायदा आखिरकार उन्हीं ताकतवर लोगों को मिलता है जो सत्ता के करीब है। ऐसे में सवाल ये है, क्या खेल और कारोबार जनता की पीड़ा और न्याय से ऊपर हो सकते हैं? दर्शकों, बता दें कि संपादकीय ने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुराने बयान भी याद दिलाए। कभी ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणाएं गूंजती थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव
अमेरिका और चीन की भूमिकाओं के कारण वही नेतृत्व पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार नजर आ रहा है। दर्शकों बता दें कि सामना ने दिवंगत बाला साहेब ठाकरे का भी जिक्र किया। उनका साफ रुख था, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है तब तक उसके साथ किसी भी तरह के खेल या सांस्कृतिक रिश्ते असंभव है। ऐसे में आज सामना पूछता है वो नकली हिंदुत्ववादी का है जो ठाकरे की उस नीति का सम्मान करे। ऐसे में दर्शकों लेख का अंतिम संदेश यही है कि खेल का रोमांच अपनी जगह है, लेकिन जनता की संवेदनाएं उससे कहीं बड़ी है। जब किसी का बेटा, भाई या पति आतंकवाद में शहीद हो गया हो तो उनके सामने चौके चक्के का शोर कैसा लगता होगा। संपादकीय चेतावनी देता है, अगर सरकार और खेल संस्थाएं जनता की भावनाओं की अनदेखी करती रही तो सौहार्द और शांति जैसे नारे खोखले साबित होंगे। तो दर्शकों ऐसे में साफ है ये मैच बल्ले बॉल से ज़्यादा दिल और दिमाग की जंग बन चुका है। सामना की अपील है, दर्शक सिर्फ खेल न देखे बल्कि सोचे कि ये मुकाबला किस कीमत पर खेला जा रहा है। क्या ये उन परिवारों के लिए न्याय है जिन्होंने आतंकवाद में अपने लोग खोए? क्या ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता के अनुकूल है? सवाल कड़े हैं और जवाब तलाशना सरकार और खेल संस्थाओं की जिम्मेदारी है। तो दर्शकों फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की और बाकी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दुबई का आसमान 14 सितंबर को एक ऐसे क्रिकेट मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है जो सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का अहम मैच है। लेकिन दर्शकों दिलचस्प बात यह है कि यह भिड़ंत जितनी पिच पर होनी है उतनी ही राजनीति और कूटनीति के गलियारों में भी हो रही है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है जबकि केंद्र अपने रुख को मजबूती से बचा रहा है। दर्शकों आपको जानकारी दे कि विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि मोदी सरकार आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की बारी आती है तो वही पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार हो जाती है। बता दें कि विपक्ष ने हाल के पहलगाम हमले का हवाला देते हुए पूछा है कि आतंकवाद की सरजमी बने पाकिस्तान से खेल संबंध कैसे जारी रह सकते हैं। उनकी दलील है कि सरकार का यह व्यवहार एक हाथ में पत्थर दूसरे में गुलाब जैसी स्थिति पैदा करता है। ऐसे में दर्शकों आपको जानकारी दे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों पर स्पष्ट सफाई दी है। उन्होंने कहा, भारत ने पिछले कई सालों से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता यह नीति बदलेगी भी नहीं। लेकिन ACC या ICC जैसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेना अनिवार्य है। अगर कोई टीम खेलने से इनकार करती है तो उसे अंक गंवाने पड़ते हैं और बाहर भी होना पड़ता है। अर्थात भारत के लिए यह मैच खेलना कोई पसंद नहीं बल्कि नियमों की मजबूरी है। ऐसे में दर्शकों यह बहस यही दिलचस्प हो जाती है। खेल विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना जरूरी है। यह दुनिया को संदेश देता है कि भारत खेल और आतंकवाद को अलग अलग मुद्दों पर देखता है। दूसरी ओर सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि पाकिस्तान को द्विपक्षीय स्तर पर किसी तरह का सहयोग या मंच न मिले। यानी खेल का मैदान और राजनीतिक मंच दोनों को भारत अलग अलग तराजू में तौल रहा है। विपक्ष ने इस पूरे प्रकरण को जनता के सामने भावनात्मक मुद्दे के रूप में रखने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जब देश के जवान सीमा पर शहीद हो रहे हो और आतंकी घटनाएं लगातार हो रही है तो पाकिस्तान के साथ मैदान पर मुकाबला करना कहीं न कहीं सरकार की घोषित नीति से मेल नहीं खाता। उनके मुताबिक ये कठोर शब्दों में नरमी की राजनीति है। ऐसे में दर्शकों सोशल मीडिया पर इस बहस ने एक नई दिशा ले ली है। एक और क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टिकट की मांग इतनी तेज है कि ब्लैक मार्केट में दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग विपक्ष की दलील से सहमत दिखते हैं और मानते हैं कि आतंकवाद की पनाहगाह बने मुल्क के साथ एक भी गेंद साझा नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे में दर्शकों भारत पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास बताता है कि क्रिकेट हमेशा से कूटनीति का हिस्सा रहा है। कई बार मैचों ने दोनों देशों के बीच संवाद का रास्ता खोला है तो कई बार तनाव को और गहरा भी किया है। मौजूदा दौर में भारत का रुख साफ है, खेल सकते हैं लेकिन दोस्ती नहीं कर सकते। ऐसे में दर्शकों अब सबकी निगाहें 14 सितंबर पर टिकी है। यह मैच सिर्फ बैट और बॉल की जंग नहीं होगी बल्कि हर चौके छक्के और हर विकेट के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी गूंजेगी। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताएगा जबकि सत्ता पक्ष इसे मजबूरी और नियमों की बात कहकर जायज ठहराएगा।
तो दर्शकों, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चाहे पिच पर हो या संसद में, उसका असर भावनाओं, राजनीति और कूटनीति तक फैला रहता है। यही वजह है कि 14 सितंबर का यह एशिया कप मैच केवल क्रिकेट मैच नहीं है, यह उस अनकहे सवाल का प्रतीक है जिसका जवाब हर भारतीय ढूंढ रहा है। ऐसे में दर्शकों, क्या खेल और आतंकवाद को हमेशा अलग अलग रखा जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानों की आंधी उठ खड़ी हुई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र और भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। उनके इस बयान पर शिंदे गुट आग बबूला हो गया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दर्शकों, बता दें कि राउत का कहना है कि असल में यह शिकायत उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, सच बोलने से ये लोग डर गए हैं। भ्रष्टाचार से जो ताकत मिलती है वह टिकाऊ नहीं होती। नेपाल की क्रांति ने रास्ता दिखाया है और लोगों को समझा दिया है कि जनशक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। संजय राउत ने अपने एक्स पोस्ट का समापन जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय के नारे के साथ किया। लेकिन यह विवाद यही नहीं रुका। इससे पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम भी राउत के खिलाफ खुलकर सामने आए। संजय निरुपम ने वर्सोवा पुलिस को पत्र लिखकर मांग की कि राउत पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके मुताबिक संजय राउत के बयान में देश विरोधी भाव झलकता है और इस तरह की बातें समाज में अस्थिरता फैला सकती है। संजय निरुपम का कहना था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अशांति फैलाने की बात करना न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। पुलिस को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से ले और राउत पर आपराधिक केस दर्ज करे। यानी दर्शकों, महाराष्ट्र में अब एक तरफ शिंदे गुट तो वही दूसरी तरफ शिवसेना से ही जुड़े संजय निरुपम जैसे नेता भी संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में दर्शकों, अब जरा नेपाल का हाल देख लीजिए, जिसकी पृष्ठभूमि का जिक्र राउत कर रहे थे। नेपाल इस समय भयंकर राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। नई सरकार बनने को लेकर चर्चाएं तो बहुत हो रही है। ऐसे में इस खींचतान और अस्थिरता के बीच नेपाल की सड़कों पर हिंसा भड़क उठी, जिसमें ज्यादातर हिंसा जेन जेड यानी युवा पीढ़ी का रहा। नेपाल पुलिस के अनुसार इस हिंसा में मरने वालों की संख्या अब 51 तक पहुंच चुकी है। दर्शकों, सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल में नागरिक समाज से जुड़े संगठनों ने भी बड़ा आरोप लगाया है। बृहत नागरिक आंदोलन नाम के संगठन ने दावा किया है कि देश में सैन्य मध्यस्थता के जरिए राजशाही बहाल करने की साजिश चल रही है। उनका आरोप है कि राजनीतिक बातचीत के बहाने पर्दे के पीछे तख्तापलट की जमीन तैयार की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, सवाल ये उठता है कि संजय राउत ने नेपाल की स्थिति का हवाला क्यों दिया। दरअसल उनका इशारा साफ है कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक जोड़ तोड़ और सत्ता की भूख से लोकतंत्र कमजोर होता है और अगर जनता नाराज हो जाए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इस तरह के बयान राजनीतिक रूप से भले ही विवादित हो, लेकिन उनका मकसद सत्ता पक्ष को चेतावनी देना बताया जा रहा है। हालांकि विरोधियों का कहना है कि संजय राउत का ये बयान जिम्मेदार नेता की जुबान से शोभा नहीं देता। एक और देश के पड़ोसी में 51 लोग हिंसा में जान गंवा चुके हैं, वही दूसरी ओर भारत में उसी स्थिति की कल्पना करना लोगों के मन में भय पैदा करने जैसा है। दरअसल शिंदे गुट अब इस पूरे विवाद को अपने पक्ष में भुनाने में जुट गया है। उनका कहना है कि संजय राउत ने मर्यादा तोड़ी है और पुलिस को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वही उद्धव ठाकरे गुट इसे लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है। राजनीतिक जानकारों की राय है कि आने वाले समय में यह विवाद और तूल पकड़ सकता है, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां पहले से ही शिवसेना के दोनों धड़े आमने सामने हैं। वहां इस तरह का बयान आग में घी डालने का काम करेगा। तो दर्शकों, अब यह कहना मुश्किल है कि संजय राउत के खिलाफ पुलिस कोई ठोस कदम उठाती है या मामला महज बयानबाजी तक सीमित रहेगा। लेकिन इतना तय है कि संजय राउत के बयान ने सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल मचा दी है। नेपाल की तरह भारत में अस्थिरता होगी या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस तुलना ने भारतीय राजनीति में एक नया बहस छेड़ दी है। क्या नेताओं को ऐसे बयान देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए या फिर सच कहने का हक उन्हें हर हाल में होना चाहिए? तो दर्शकों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।
नमस्कार दर्शकों, भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हमेशा से महज खेल नहीं रहा बल्कि सियासत, भावनाओं और राष्ट्रवाद का प्रतीक भी रहा है। 14 सितंबर को दुबई में होने वाला एशिया कप का मैच एक बार फिर इसी बहस को जगा चुका है। इस बार विवाद का केंद्र बने हैं शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत, जिन्होंने इस मुकाबले का जमकर विरोध किया है। दर्शकों, बता दें कि गुरुवार 11 सितंबर को संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा संदेश लिखा। उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहलगाम हमले में 26 मां बहनों का सिंदूर मिटा है। उनका आक्रोश अभी शांत नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच अबू धाबी में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। बीजेपी मंत्रियों के बच्चे इस मैच को देखने जरूर जाएंगे, यह सीधा देशद्रोह है। दर्शकों, राउत ने अपने पोस्ट के साथ पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी तस्वीर भी शेयर की, जिसने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। तो वही दर्शकों, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहकर राउत ने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रविवार को शिवसेना यूबीटी की महिला अगाड़ी सिंदूर रक्षा आंदोलन शुरू करेगी। इस आंदोलन के तहत महाराष्ट्र की हजारों महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घर घर से सिंदूर भेजेगी। उनका संदेश साफ है, जब तक आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक भारत को उसके साथ खेल या किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। दर्शकों, यह विवाद यूं ही अचानक नहीं उठा। इसकी जड़ें उस 22 अप्रैल की भयावह शाम से जुड़ी है, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके की बैतरन घाटी में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा। लगभग 3 महीने चले इस ऑपरेशन में जुलाई के आखिर तक 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। 28 जुलाई को इस हमले में शामिल सभी मुख्य आतंकी भी ढेर कर दिए गए। ऐसे में फिर भी विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जिनके हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं, उन्हीं के देश के साथ क्रिकेट खेलना शहीदों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। दर्शकों, जानकारी दे कि सिर्फ शिवसेना यूबीटी ही नहीं बल्कि कई अन्य विपक्षी दल भी इस मैच को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध बहाल करना आतंकी घटनाओं को भुलाने और शहीदों की कुर्बानी को अनदेखा करने जैसा है। वही सरकार और खेल बोर्ड का रुख साफ है, क्रिकेट को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। एशिया कप जैसे टूर्नामेंट बहुपक्षीय होते हैं और भारत को इनमें अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के तहत हिस्सा लेना ही होता है। दर्शकों, जानकारी दे कि भारत पाक क्रिकेट की यह खींचतान नई नहीं है। पिछले 2 दशकों में कई बार दोनों देशों के बीच क्रिकेट सीरीज रद्द हुई है। कभी कारगिल युद्ध, कभी संसद हमला, कभी मुंबई 26/11 जैसी घटनाओं के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे वर्ल्ड कप या एशिया कप में दोनों टीमें भिड़ती रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ऐसे टूर्नामेंटों का बहिष्कार करना चाहिए या फिर मैदान पर जाकर दुश्मन देश को हराकर जवाब देना चाहिए। यह बहस हर बार सामने आती है और हर बार देश 2 हिस्सों में बंट जाता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लोगों की राय बटी हुई दिख रही है। एक वर्ग संजय राउत के समर्थन में कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद की जड़ें खत्म नहीं होती, तब तक खेल भी बंद होना चाहिए। दूसरी ओर क्रिकेट प्रेमी कह रहे हैं कि खेल को राजनीति और आतंकवाद से अलग देखा जाना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, अब सबकी नजर रविवार को होने वाले सिंदूर रक्षा आंदोलन पर है। क्या यह आंदोलन बड़े जन आंदोलन का रूप लेगा या सिर्फ प्रतीकात्मक कदम रह जाएगा? और क्या सच में मोदी सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया देगी? यह देखना दिलचस्प होगा। दर्शकों, भारत पाक मैच तो खेला जाएगा ही, लेकिन उससे पहले सियासी पिच गर्म हो चुकी है। एक तरफ बल्ले और गेंद की टकराहट होगी, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानों और आंदोलनों का शोर गूंजेगा। भारत पाक क्रिकेट को लेकर सवाल सिर्फ खेल का नहीं बल्कि भावनाओं, शहीदों और शहादत का भी है। और शायद यही वजह है कि हर बार जब दोनों टीमें आमने सामने होती है तो यह महज क्रिकेट मैच नहीं रहता बल्कि एक जंग जैसा महसूस होता है। तो दर्शकों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। भारतीय राजनीति का माहौल शुक्रवार को अचानक गर्मा गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन का एक AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को कांग्रेस की बिहार इकाई ने X पर पोस्ट किया था। वीडियो में कथित तौर पर PM मोदी अपनी मां के बारे में सपने देखते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही यह वीडियो सामने आया, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे न सिर्फ अत्यंत दुखद बताया बल्कि कांग्रेस और RJD पर नैतिक दिवालियापन का आरोप लगाया।
बता दें कि गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस ने एआई तकनीक का दुरुपयोग कर पीएम मोदी की मां का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग राजनीतिक नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब दिवंगत माता पिता की भावनाओं को भी राजनीति में घसीटने लगे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए चुनौती दी कि अगर कांग्रेस इतनी हिम्मत रखती है तो नेहरू और माउंटबेटन पर भी एआई वीडियो बनाकर दिखाइए, क्या वे कर पाएंगे? यही नहीं, गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस पर हमला तेज किया। उन्होंने लिखा कि इतिहास गवाह है, जवाहरलाल नेहरू अपने व्यक्तिगत रिश्तों में उलझकर कई बार राष्ट्रीय हितों से समझौता करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के निर्णायक क्षणों में नेहरू ने देश हित से ज्यादा एडविना माउंटबेटन की मोह माया को तवज्जो दी। गिरिराज सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नेहरू के निजी रिश्तों ने बार बार भारत की अस्मिता और भविष्य को दांव पर लगाया। जब देश को मजबूत नेतृत्व की दरकार थी तब नेहरू ने निजी मोह में बंधकर सरेंडर की राह पकड़ी। दर्शकों, यह बयान आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। भाजपा समर्थक कांग्रेस पर परिवारवाद और गिरती राजनीतिक मर्यादा के आरोप लगाने लगे। वहीं कांग्रेस खेमे में इस पर खामोशी छा गई। सिर्फ गिरिराज सिंह ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जनता बार बार कांग्रेस को नकार रही है और निराशा में डूबी यह पार्टी अब हर दिन नीचता की नई मिसाल पेश कर रही है। पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा है कि हताशा और विकृत मानसिकता से ग्रसित कांग्रेस अब एआई तकनीक का इस्तेमाल कर भी राजनीति में गिरावट ला रही है। यह साफ है कि कांग्रेस के पास जनता से जुड़ने के लिए कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं बचा। दर्शकों, बता दें कि कांग्रेस की बिहार इकाई ने जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें प्रधानमंत्री मोदी को सपनों में अपनी दिवंगत मां हीराबेन से बातचीत करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में भावनात्मक पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर पीएम मोदी की राजनीति पर कटाक्ष किया गया था। ऐसे में कांग्रेस का मकसद शायद व्यंग करना था, लेकिन भाजपा ने इसे घिनौना राजनीतिक हमला करार दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस तरह की हरकतें न केवल असंवेदनशील है बल्कि भारतीय परंपराओं और संस्कारों का भी अपमान करती है। ऐसे में यह विवाद भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ भी दिखता है। अब सिर्फ भाषण, नारे और पोस्टर की राजनीति नहीं बल्कि एआई और डिजिटल मैनिपुलेशन भी चुनावी हथियार बनने लगे। सवाल यही है कि अगर एआई का इस्तेमाल इस तरह भावनाओं को भड़काने के लिए होगा तो राजनीति और समाज किस दिशा में जाएंगे? बता दें कि कांग्रेस पर आरोप है कि वह जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की डिजिटल नौटंकी कर रही है। वहीं कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक व्यंग था। तो दर्शकों, ऐसे में भाजपा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के इस कदम को वह सीधे परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर हमला मानती है। यही कारण है कि गिरिराज सिंह और पीयूष गोयल जैसे बड़े नेता मैदान में उतरकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा इस विवाद को आगे भी कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, खासकर बिहार में जहां कांग्रेस आरजेडी गठबंधन भाजपा के लिए चुनौती पेश करता है। इस मुद्दे को चुनावी भाषण में बार बार दोहराया जा सकता है। ऐसे में दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर साझा करना एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राजनीति में असहमति तो हो सकती है, लेकिन परिवार और दिवंगत रिश्तेदारों को घसीटना न सिर्फ मर्यादाओं का उल्लंघन है बल्कि देश की संस्कृति के भी खिलाफ है। ऐसे में दर्शकों, अब देखना होगा कि कांग्रेस इस विवाद पर सफाई देती है या चुप्पी साधे रहती है। लेकिन इतना तय है कि यह एआई वीडियो आने वाले दिनों में राजनीति का नया हथियार और विवाद का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो दर्शकों, इस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।